बिहार के मुजफ्फरपुर के परवेज आलम ने देश की बड़ी बड़ी फर्नीचर कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। पटना, भागलपुर और रांची के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम खोल दिया है और इतने बड़े शोरूम में गरीब लोगों की शादी के लिए शादी के पूरे फर्नीचर का सेट मात्र 34,500 रुपए में रखा है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये 14 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत की और मेहनत करने के बाद ये सफलता अर्जित की। जब इन्होंने आस पड़ोस में देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, तो इन्होंने तय किया कि 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। और आज उसी सफलता की ये पहली इबारत है, ये पहली सीढ़ी है जहां इन्होंने 500 लोगों को रोजगार दिया है। और इस बात से ये साबित हो जाता है कि अगर आपकी नियत साफ हो तो मंजिल दूर नहीं। तो आज हमारे साथ हैं अफजल फर्नीचर के ओनर परवेज आलम जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। क्या हाल है? मुजफ्फरपुर में समय निकाल के शोरूम पे आए देखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज हम लोग ऑफर्स के बारे में नहीं बात करेंगे जी, क्या कितना किस चीज़ का प्राइस है ये भी नहीं बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इतना बड़ा जो आपने ये अंपायर खड़ा किया है, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। जी जी, किस तरीके से आपने खड़ा किया, क्या आपने सोचा, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस टॉपिक पे हम लोग बैठ के बात करेंगे। उससे पहले जब आप आज आए हैं तो एक बार हम आपको पूरा शोरूम घुमाते हैं। आइए एक बार, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के जो भी आपके सवाल है, लोगों के सवाल है, बैठ के बात करेंगे उस बारे में। तो ये बेसिकली हम लोग जो स्टोर था, पुराना स्टोर, उसको हम लोगों ने पूरा अपडेट कर दिया है, नए स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है। और इस स्टोर में, मुजफ्फरपुर स्टोर में, जैसे अपना पटना हो गया, भागलपुर हो गया, रांची हो गया, प्रीमियम स्टोर थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा शेड वेड वाला पहले था, तो लोगों को गर्मी लग रहा था, समस्या हो रहा था, तो लोग कई बार फोटो भेज रहे थे कि पसीना निकल रहा है, कुछ करिए। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कैसे खुश कर सकें, और इसके लिए ये पूरा प्रीमियम हम लोगों ने शोरूम बना दिया है। और शोरूम प्रीमियम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। जो 34,000-38,000 का सेट है वो सब भी अपने यहाँ रहेगा। तो ये जो स्टोर हम लोग बेसिकली बनाए हैं, ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं पूरा हॉल, यहाँ पे इस साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 20,000 से लेके 40,000 तक के बेड का डिज़ाइन रहता है। दो ऐसे तो हमारे पास बेड 12,900 से स्टार्ट हो जाता है। ये डाइनिंग सेट देख पा रहे होंगे 10,900 से स्टार्ट हो जाता है। ये 20,000, 21,000, उसके बाद 50,000, 40,000 हर ढंग का डाइनिंग सेट मिल जाता है। जैसे इन सोफा का 13,000 से स्टार्ट हो जाता है। एल शेप सोफा 30-35,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सोफे का भी सबसे बड़ी वैरायटी मिल जाती है। ये तो हो गई बिजनेस की बातें। अब हम आते हैं कि ऑडियंस का कैसे फ़ायदा होगा, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनका कैसे फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल है कि बिजनेस बहुत सारे हैं, तो आपने फर्नीचर का ही बिजनेस क्यों चुना? देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, सोच के समझ के बहुत सारा टाइम लेके तब बिजनेस करते हैं। वो लोग क्या है ना, बाय चॉइस बिजनेसमैन बनते हैं। अच्छा। और मैं जो बिजनेसमैन बना वो बाय चांस बिजनेसमैन बना। बाय चांस इसलिए क्योंकि उनके पास फादर होते हैं, उनका घर चलता है, खाना पीना सब कुछ चलते रहता है, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं था कि ये नहीं करो तो घर चल जाएगा या कुछ चल जाएगा। मेरे पास एक ही चॉइस था कि काम करना ही है और यही काम करना। पर फर्नीचर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हर गली में देखा जाए तो फर्नीचर की दुकानें खुली हुई है। बिल्कुल। तो ये दिमाग में नहीं आया कि अगर हम खोल भी दिए जी, रिलेशन अच्छा भी है, पर क्या पता ना चले तो क्या होगा। देखिए, मैं जो है उतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब 14 साल का था तो फादर का डेथ हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। लेकिन पढ़ नहीं पाया तो फालतू दिन भर बैठा रहता था। तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि मार्केटिंग सीखा, और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे उनकी बातें सीखी। और बातें सीखी तो मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई। जैसे मैं आज से आपसे पूछूं कि आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में आप 5 ब्रांड का नाम बताइए, जिनका आप खरीदना चाहेंगे। बताइए 5 ब्रांड का नाम जिनको आप जानते हो, बताइए। सोनी हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 ब्रांड का आप नाम बताइए इलेक्ट्रॉनिक का, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। फिर मुश्किल से वो 3, 4, 5 में उलझ पाँच में। वैसे ही मैं अगर पूछूं कि आपको कपड़े का ब्रांड का नाम लेना है, तो हो सकता है कि है 500 ब्रांड, लेकिन आपको याद कितना होगा? 5-10 ही होगा। तो मार्केट में भी क्या है, कंपटीशन को लेके मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि मार्केट में काम करने वाले बहुत है, लेकिन अच्छा काम करके पहचान बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेरे को क्या है कि काम करने वालों की लिस्ट में नहीं जाना है, काम करके अच्छा काम करने वालों की पहचान में जाना है। वैसे ही मैं आपसे पूछूं आपको कि फर्नीचर खरीदना है, 5 ब्रांड का आप नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे जो अच्छे काम कर रहे हो। 10 पूछ दे तो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो लोग क्या है ना, आज के दिन में कंपटीशन को लेके बड़ा निगेटिव है। देखिए, कंपटीशन का मतलब यही है, सीधी सी मतलब है कि कंपटीशन का मतलब है कि आप सीधा आप जो काम कर रहे हो वो कंपैरिजन करना, मतलब आप जो मार्केट में लोग कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं। कंपैरिजन करना आसान है। आपने जैसे ही वो कुछ अलग काम किया जो कंपैरिजन से अलग है,
जैसे मैं ये शोरूम खोला ब्रांड बन जाएगा। तो फिर आप ब्रांड बन जाएंगे, फिर वो आप काम करने वाले नहीं रह गए, कुछ अच्छा काम करने वाले बन गए। तो उस दिन से मेरा माइंडसेट था, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरा सोच उसी दिन से था कि हमको काम करने वाला नहीं बनना है, बढ़िया काम करने वाला है बनना है और अच्छा एक ब्रांड बनाना है। और कंपैरिजन में नहीं आना है कि मार्केट में जैसे लोग सब है वैसे हम ही है। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ तो खुद से सवाल करता हूँ, क्या वो अलग चीज़ है जो मेरे को मार्केट से, लोगों से, मेरी आइडेंटिटी, मैं अपने अंदर के सेल्फ को कैसे अलग लोगों से बना सकता हूँ, मैं अपने ब्रांड को अलग कैसे लोगों से बना सकता हूँ। हर दिन मैं ये सवाल करता हूँ और मेरे जीवन का रूल है, एक दिन में मेरे जीवन का ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मार्केट से अलग खुद को और अपने बिजनेस को बनाने पे काम नहीं करता हूँ। तो यही कारण है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन नहीं है, लोगों को समझ में आता है मार्केट में काम करने वाले बहुत है, बढ़िया काम करने वाले बहुत नहीं है। आप काम करिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, मुश्किल से 10 ब्रांड आपको मिलेंगे, आप एगरमा क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। लोग क्या है कि बहुत कमज़ोर है, आलसी है, काम नहीं करना चाहते हैं। जब आपको नंबर 1 बनना है तो मेहनत भी भैया नंबर 1 वाली करनी पड़ेगी। और इतना करेज, इतना साहस, इतने मेहनत सब में नहीं होता। अगर आपके अंदर इतना मेहनत करने की करेज, साहस सब कुछ आ गए तो फिर आपको कौन रोक रहा है, आप भी बन जाएंगे ब्रांड। अच्छा, सही टीम का चुनाव कैसे करते हैं कि लोग आपको छोड़ के ना जाएं या आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाएं? ऐसे लोग होते हैं जो बीच में छोड़ के चले जाएं, कितने %? देखिए, होता क्या है ना कि मार्केट में लोग हायरिंग के लिए भी जो फार्मूला अपनाते हैं, मैं वो फार्मूला नहीं अपनाता। अच्छा। हायरिंग के लिए मेरा फार्मूला सिंपल है। लोग हायरिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, वो देखती है 2 चीज़ें। एक चीज़ क्या है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, दूसरी चीज़ क्या है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्वालिफाई है, बड़े कॉलेज से पढ़े लिखे। और मैं इसका उल्टा देखता हूँ। मैं देखता हूँ 2 चीज़ें। पहली चीज़ है ये आदमी कितना ईमानदार है, दूसरी चीज़ है ये आदमी कितना मजबूर है। दूसरी चीज़ है कितना गरीब है, कितना मजबूर है। क्योंकि जो आदमी, मेरा सोचना ऐसा है कि जो आदमी जिसके पास बड़ी कॉलेज से पढ़ा है, बड़ा कॉलेज से पढ़ा है, तो उसके पापा के पास पैसे भी बहुत है, तो उसको मेरे 30,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख की जॉब की उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं पे मेरा एक आदमी को जिसको मैंने जॉब दिया है, जो गांव में बेरोजगार था, जिसके पिताजी किसान थे या पिताजी बहुत गरीब थे, जिसको रहने के लिए घर भी नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, उसको मेरे जॉब की रिस्पेक्ट है। और जिस आदमी को मेरे जॉब की रिस्पेक्ट नहीं है वो मेरे कोई काम का ही नहीं है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन मजबूर इंसान है, तो उस इंसान के अंदर मैं देखता हूँ कि ईमानदार है कि नहीं है और उसको मेरे पैसे की कितनी नीड है। बाकी उसको काम करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, उसकी पर्सनालिटी नहीं है तो पर्सनालिटी डेवलप करना उसको। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जो आप सुनेंगे किसी के पिताजी नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, जिसको पैंट शर्ट पहनना नहीं आता था, उसको पैंट शर्ट टाई बेल्ट पहनना भी मैंने सिखाया। और उसको आज आपसे बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो MBA किया हुआ बनता है। मेरे से ये बात करके बहुत लोगों को लगता है कि मैंने MBA किया हुआ है। तो मैंने लोगों को ट्रेंड किया और हायरिंग के लिए मजबूर लोगों को लाया। अब ये ऐसे लोग क्या है, मेरे साथ लंबे समय तक टिक के रहते हैं। इन लोगों को लिए ये ड्रीम जॉब है और उन लोगों के लिए टाइम पास जॉब है। टाइम पास वाले लोग मेरे ब्रांड को ख़राब करेंगे, ड्रीम जॉब वाले लोग मेरे ब्रांड को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और हमारे यहाँ कभी कभी भीड़ हो जाता है, तो ऐसे ऐसे वक्त भी आ जाते हैं जो दिन रात मेहनत करने पड़ते हैं। तो 100 गोल्ड टाई बेल्ट वाले लोग आपके लिए 12 बजे रात तक नहीं रुकेंगे। आपके लिए 12 बजे रात तक वही लोग रुकेंगे जो आपको अपना भाई मानेंगे, आपकी कंपनी को अपना मानेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कंपनी को अपना समझ के कौन काम करेगा। तो इस वजह से हम लोग जो हायरिंग करते हैं, हमारी हायरिंग में आज तक मैं 16 साल से काम कर रहा हूं और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ से मुश्किल से 5 से 10 लोग छोड़ के गए होंगे। आज तक कोई छोड़ के ही नहीं जाता। फर्नीचर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड को अफजल फर्नीचर टक्कर दे रहा है। बिहार के गांव का एक छोटा सा लड़का, एक बढ़ई का काम करने वाला एक लड़का करोड़पति कैसे बन गया? कि क्या बिहार में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है जैसे दूसरे राज्य के लोग सोचते हैं? सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, अफजल फर्नीचर नजर आ जाता है। रिस्क लेने से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। आप रिस्क को किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा, अफजल फर्नीचर का सीक्रेट क्या है जो बाकी कंपनियों से इसको अलग बनाता है, बताना चाहेंगे? रेपुटेशन सबसे बड़ी करेंसी है और आज 16 साल हो गया है। 16 साल में मतलब हजारों लोगों ने मेरे साथ काम किया, करोड़ों का काम किया।
एक बंदा भी कोई नहीं आके कह सकता है कि परवेज जी ने मेरा 100 रुपया मेरे टाइम से नहीं दिया होगा। हमारे इन्वायरमेंट में क्या पढ़ाई होता है कि व्यापार में आप ईमानदार रहेंगे तो व्यापार आपका नहीं चलेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमान पढ़ना पड़ेगा। कि बड़ा व्यापार, लंबा व्यापार, पुश्तों तक व्यापार वही चलता है जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ब्रांड है उससे बढ़िया प्रोडक्ट उससे कम दाम में लोगों को कैसे दे सकते। तो आपने अभी तक बिहार के कितने युवाओं को रोजगार दिया और आपका लक्ष्य क्या है? मेरा सपना है कि कम से कम 10,000 लोगों को इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली अपनी कंपनी में काम। कई राज्यों से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ पैसा कमाना होता तो आज हमारे पास सैकड़ों फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी पड़ी रहती है। डेली कॉल आता है, भैया मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए, 100 फ्रेंचाइजी बेचूंगा, 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसका माल बिके या न बिके मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो 100 करोड़ आ गया ना अकाउंट में। बट पैसा कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर उसका नहीं बिका तो उसका दिल दुखेगा, और किसी का दिल दुखा हुआ पैसा मेरे को नहीं चाहिए। जो नए बिजनेसमैन हैं उनको अपने सफलता का मंत्र बताइए। जैसे सोशल मीडिया पे सारी चीजों पे जो हम लोग देखते हैं, तो ये लगता है कि हम व्यापार में जाएंगे, लग्जरी लाइफ होगा, एकदम गाड़ी घोड़ा। असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा दुश्मन मुझे लगता है प्रोक्रास्टिनेशन है। चीज़ों को टालना है, हर काम को बाद में कर लेंगे। मैंने उस दिन जीवन में डिसीजन लिया था, पैसे चाहे कम कमा लो लेकिन परिवार को वक्त हमेशा दूंगा। बिहार में अच्छी चीजें, सबसे अच्छी चीजें क्या लगती है? तो वहाँ 9 to 5 मेहनत हो रहा था, 24 यहाँ जितने देर आंख बंद है उतनी देर मेहनत नहीं है। अफजल फर्नीचर पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, तो आप ईमानदारी और एथिक्स को कितना प्राथमिकता देते हैं? रेपुटेशन सबसे बड़ी करेंसी है। जीवन में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी रेपुटेशन को कम नहीं होने दिया। कुल 10 साल के बाद आपको उद्योग के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्र में आपको एकदम नया बिहार दिखेगा। वो लोग सोचते हैं कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता, उनको क्या बोलिए? अब हम ये जानेंगे कि आप इतने कम उम्र में बिहार के इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन गए, कैसे संघर्ष किया, कौन कौन आपके पीछे रहे? देखिए, सीक्रेट की बात यही है कि हर रोज जो इंसान उठता है, हर इंसान के पास 2 ऑप्शन होता है। सुबह उठ के अच्छा काम करना, जो उसके फ्यूचर के लिए बढ़िया है उसके प्रति काम करना, या फिर समय को बर्बाद करना, मोबाइल टिपना, फालतू के जो चीज़ें हैं उसमें अपना समय को बर्बाद करना। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम अपने समय को बर्बाद करेंगे तो ये समय एक दिन हमको बर्बाद कर देगा। क्या बात। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ समझ के भी समय को बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग हो जाते हैं जो समझ जाते हैं कि हमको समय को बर्बाद नहीं करना है। बाकी जितने भी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, इस वजह से वो वहीं पे रुके हुए हैं। मुझे उनसे आगे निकलना है, तो हर दिन वो करना पड़ेगा जो वो नहीं कर रहे हैं। मैं हर दिन खुद से सवाल करता हूँ कि मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, किस वजह से वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ मुझे पहुँचना है। जैसे आपको गाड़ी चलाना हो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि कैसे कैसे चलाना है। वैसे ही जीवन में आपको जिस फील्ड में भी सक्सेसफुल होना हो उस फील्ड का एक मैनुअल है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि फर्नीचर इंडस्ट्री में हमको बेस्ट ब्रांड बनाना है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस मैनुअल को फॉलो करता हूँ। फिर मेरा मूड रहे ना रहे, काम करने का मन करे या ना करे, उसके लिए फिजिकली मेंटली जो प्रिपरेशन चाहिए मैं मूड के हिसाब से नहीं करता। और प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी काम में सफल बन सकते हैं। और प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन में अपने आप को पूरी तरीके से एकदम झोंक देना है, सब कुछ कर लेना है। मैं जीवन को ये समझता हूँ कि जीवन 100 मीटर की रेस नहीं है, ये लाइफ टाइम एक लाइफ स्टाइल है। तो आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी वो करेंगे ना जीवन में जो आपको बनना है, तो एक दिन सफल बन जाएंगे। कि क्या बिहार में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है जैसे दूसरे राज्य के लोग सोचते हैं? देखिए, मेरा जो अनुभव जहाँ तक रहा है, हमारे यहाँ एक आदमी की मानसिकता है, जैसे मैं अगर थोड़ा सा खराब हूँ तो उसमें लोग थोड़ा सा और जोड़ देंगे, कहेंगे ये इंसान बहुत ज़्यादा खराब है। आप थोड़े से अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा सा और लोग जोड़ देंगे, कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है। तो देखिए, हो सकता है कि कई राज्यों से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। मेरा जो अनुभव रहा है बिहार में व्यापार करने का, मेरा बहुत ही सकारात्मक अनुभव रहा है। और जितना मुश्किल लोग, जैसे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों पे जो हम लोग देखते हैं, मेरे समझ से सोशल मीडिया की दुनिया और रियलिटी की दुनिया बहुत अलग है। जब आप सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आप समझ रहे थे, जो चीज़ें आप सोच रहे थे, उससे असलियत बहुत अलग है। और जब आप अच्छा काम करेंगे, तो मेरा अनुभव यही रहा है कि मैंने आज लगभग 15-16 साल बिहार में काम करते हो गया। और बिहार के लोग जो है वो मतलब क्या है कि ओपन हार्ट है। आप कुछ अच्छा करेंगे तो एकदम दिल से सपोर्ट करेंगे, और कुछ बुरा करेंगे तो दिल से विरोध करेंगे। क्या बात। तो मतलब खुल के जो करते हैं खुल के करते हैं।
तो इस वजह से कई लोगों को इस चीज़ का बुरा लग जाता है। लेकिन मेरा अनुभव बिहार में व्यापार करने का अभी तक का बहुत ही सकारात्मक रहा है। मुझे किसी तरीके की परेशानी महसूस नहीं हुई है। अगर फ्यूचर में कुछ भी होगा तो मैं खुल के आपसे बताऊंगा कि हाँ, इस तरीके की परेशानी होती है। बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत सपोर्ट मिलता है, चाहे पब्लिक का हो या फिर कोई भी चीज़ों का हो। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो आज लगभग 30,000 घरों में हमारा प्रोडक्ट है क्या बात। और हर वर्ग के लोगों ने हमसे सामान परचेज किया है बिना किसी भेदभाव के और बिना ये सोचे कि, और कई लोगों ने तो मुझे फ़ोन करके बताया यहाँ तक कि आप बिहार में के हैं, बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और आपको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों को विज़न लेके चले थे कि बिहार में 10,000 लोगों को रोज़गार देना है, तो ये लोगों को हमारी सोच अच्छी लग रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो नए बिजनेसमैन है उनको अपने सफलता का मंत्र बताइए। देखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बात किया था, किसी भी व्यापार में देखिए व्यापार एक सोच है और सोच आप खराब लेके आएंगे ना, आपका व्यापार कभी सफल नहीं होगा। अच्छा। आज जो भी व्यापार करने आते हैं उनकी ये मानसा है, उनको ये लगता है कि हम व्यापार में जाएंगे, लग्जरी लाइफ होगा, हाँ। एकदम गाड़ी घोड़ा, ये नौकर चाकर, हम गाड़ी से उतरेंगे, 4 लोग आएंगे, मेरा गेट खोलेंगे, हम खाना खाएंगे, मेरा बर्तन धोएंगे। हम हर युवा को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिजनेसमैन भौकाली टाइट करने के लिए नहीं होता है, बिजनेसमैन क्या कहते हैं, ये दिखावे के लिए नहीं होता है। असल व्यापारी वही बनता है जो समझता है इस बात को कि बिजनेसमैन एक सेवा करता है। मतलब पीछे बहुत मेहनत है वो नहीं देखते हैं, बस हाँ, लग्जरी लाइफ। वो गलत सोच के साथ व्यापार में नए जो युवा है वो गलत सोच के साथ आते हैं। तो आप पहले दिन से ये माइंडसेट रखें कि आप व्यापार करने आ रहे हैं तो आप सेवा देने आ रहे हैं, तो आप सेवा करने वाले बनने वाले हैं। तो आपको अपने कस्टमर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और सेवा का भाव रखना पड़ेगा। ये नहीं कि राजा का भाव रखना पड़ेगा, आप राजा नहीं बनना है, आप सेवा करने आए हैं लोगों का। और अगर आपने गलत भाव रखा तो आपका उसी दिन से व्यापार समाप्त हो जाता है। तो जितने भी नए बिजनेस करने वाले लोग हैं वो समझे कि व्यापार में आपको हर दिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जीवन के जिस फेज में भी आप रहेंगे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते वो चीज़ खराब हो जाता है। व्यापार पे ध्यान नहीं देंगे, व्यापार खराब हो जाएगा। परिवार पे ध्यान नहीं देंगे, परिवार खराब हो जाएगा। तो आपको लाइफ में जो चीज़ें करनी है उस पर आपको ध्यान हर दिन देना पड़ेगा। हर दिन उस काम को जब करेंगे, और काम करने में किसी को मज़ा नहीं आता है। तो लोग जो ये सोचते हैं कि बिजनेस 9 to 5 जॉब नहीं करना है, फिर जॉब में तो बहुत मेहनत होता है, मेहनत करना है। तो वहाँ 9 to 5 मेहनत हो रहा था, यहाँ जितने देर आंख बंद है उतनी देर मेहनत नहीं है। फिर कभी कभी क्या है कि आंख बंद होने के बाद भी सपने में ही प्लान रहता है कि आज उस कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, परसों वो हमारा जो सप्लायर को पेमेंट करना है वो कैसे जाएगा, परसों हमारा रेपुटेशन कैसे बचेगा, उसको कैसे कंप्लेन आ रहा है। तो कई बार तो 24 घंटे आप सपने में भी यही सोचते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यापार जो है ये कमज़ोर लोगों के लिए, लालची लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप आएंगे शॉर्ट टर्म में थोड़े से पैसे कमा लेंगे, आपको बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। तो अगर आप नया नया व्यापार करने वाले हैं तो मेरी राय होगी कि जो भी लोग नए बिहार के युवा है व्यापार करने आ रहे हैं तो आप व्यापार में आइए, फुल ईमानदारी से आइए और तन मन से ये सोच के आइए कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, हम जो हमारे टीम के लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए आए हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। और अच्छा इम्पैक्ट करेंगे तो आप पैसे भी कमाएंगे। लेकिन आप जब पैसे कमाएंगे, जैसे मैं अभी बच्चा था तो मेरा शौक क्या था कि जब मैं बिजनेसमैन बड़ा बन जाऊंगा तो मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, 4-5 नौकर चाकर होंगे, मतलब लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा। लेकिन जब मैं आज लाइफ के इस स्टेज में हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो सारे जो सपने होते हैं वो फिल्मी होते हैं जो हम लोगों के दिमाग में प्लांट किए जाते हैं। असल में कोई बिजनेसमैन वैसा नहीं होता है। आज मेरे जीवन में ये समझ में आ गया कि मुझे वो लग्जरी गाड़ियों पे चढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, अच्छे खाने खाने का मुझे पता है कि मेरा उससे हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो वो खाना नहीं है। और मतलब आदमी इसीलिए यही सब चीज़ें सोचता है कि अच्छा खाना खाना है, वैकेशन में घूमने जाना है। कितनी देर घूम लेंगे, 2-4-5 जगह साल घूमेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि घूम के भी बोर हो गए। उसके बाद लोग घर पे मन लगेगा, उसके बाद आप चाहेंगे कि आराम करते हैं। तो मैंने ये भी ट्राई कर लिया, 1 महीने मैंने लगातार सोया। फिर आप सोने से भी आपको नफरत हो जाएगा, बोर हो जाइएगा। तो एट द एंड आपको समझ में यही आएगा, जो मुझे समझ में आया, मुझे रियलाइज हुआ कि मज़ा तो काम में ही है और मेहनत में ही है। जितने दिन आप काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आप सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे और वो सेल्फ सेटिस्फाइड आपको इनर पीस देगा। और वो इनर पीस आप लाइफ में कहते हैं ना कि वो
सक्सेस क्या है, आज आपका सेल 5 लाख होगा, कल 10 लाख होगा, हो सकता है कल नहीं होगा। तो जब आपके पास इनर पीस होगा ना, तो बिजनेस में शांति होगा। और बिजनेसमैन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना कि ट्रेन की डब्बा ही परेशान है तो फिर पीछे की होगी आपकी टीम परेशान होगी, फिर आपका वो पूरा बिजनेस परेशान हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आपकी शादी भी हो गई है, आपके बिल्कुल। बच्चे भी हैं, बिल्कुल। तो काम और निजी जीवन को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत मतलब क्या है ना, लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बिजी है। असल में लोग होते नहीं है बिजी। असल में लोग स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो 5 से 10 घंटे, 5 घंटे 7 घंटे उनका स्क्रीन टाइम होता है। तो आप अगर चीज़ों को बैलेंस करेंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि मेरे को खुद के लिए भी 2 घंटे वक्त होता है, जिसमें अच्छा खाना खाना है, साफ़ सुथरी खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, उसके लिए भी मेरे पास वक्त होता है। करते हैं एक्सरसाइज? डेली करता हूँ, कम से कम हर दिन 2 घंटे मैं फैमिली को देता हूँ। मेरे पिताजी 40 साल की उम्र में डेथ कर गए, और मेरे पिताजी जब डेथ किए थे तो मुझे आज भी याद है, वो जब डेथ किए थे तो मेरे पिताजी, मैं आज जिस जीवन में हूँ, मेरे पिताजी 18-20 साल की उम्र से काम स्टार्ट किए होंगे, और 40 साल की उम्र तक वो एक दिन भी घर पे 1 घंटे भी नहीं रहे। और जैसे हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे हमारे साथ कभी 2 घंटे बैठ के बातचीत नहीं किए। तो जब वो आखिरी दिन पे जब उनका डेथ हुआ, उस दिन हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो जब वो बेड पे थे तो शायद मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो डेथ करने वाले लोग होते हैं ना, उनको पहले से पता शायद लग जाता है, क्योंकि पेन वगैरह उस लेवल का होता है ना, कि पहले पता चल जाता है कि अब शायद ये अब इस लेवल का पेन है कि शायद ये आखिरी टाइम है। तो उनके आंखों से आंसू निकल रहा था, ऐसे पूरा एकदम इधर से आंसू निकल रहा था। तो जब वो आंसू निकल रहा था तो मेरे उस समय दिमाग में आया, शायद उनको ये अफसोस हो रहा होगा कि मैंने फैमिली को वक्त नहीं दिया, भले ही मैंने कुछ पैसे, क्योंकि उस समय उनकी फैमिली कंडीशन ऐसे ही थे कि मेहनत करना है, तो उन्होंने अपने लाइफ में बेस्ट किया। लेकिन हर इंसान को ये रहता है कि उस समय पैसे याद नहीं आते, उनको फैमिली को दिया गया टाइम ही याद आता है। तो मेरे को लगा कि मेरे पिताजी को टाइम याद आ रहा है। वो मैंने उस दिन जीवन में डिसीजन लिया था, पैसे चाहे कम कमा लूँ लेकिन परिवार को वक्त हमेशा दूंगा। आज 15-16 साल हो चुका है मेरे पिताजी का डेथ किया हुआ, जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा। हाँ कभी हो गया, मतलब 15-20 साल में कभी स्टोर की ओपनिंग है या कोई ऐसा बिजी शेड्यूल है जिसमें घंटे 2 घंटे नहीं टाइम दे पाया हूँ, लेकिन नहीं तो मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को हर दिन 2 से 3 घंटे टाइम दिया है। या मैं जब जाऊँ तो मेरे आंखों में ये आंसू ना हो, अफसोस के आंसू ना हो कि मैंने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। पैसा कमा लिया, वक्त नहीं दिया। पैसा कमा लिया, वक्त नहीं दिया। पैसे आप लाख कमा ले और अपने फैमिली को ही खुश नहीं, कहते हैं ना, आप सारी दुनिया को खुश कर दिए और आपने अपनी फैमिली को ही खुश नहीं कर पाए, तो आप, मेरे नज़र में वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। सारी दुनिया आपसे खफा है, आपकी फैमिली आपसे खुश है, तो आप अपने परिवार के हीरो है। और ऐसे लोगों को हम दिल से अच्छा मानते हैं। अपने परिवार के लोगों को हीरो बनना चाहिए। आज लोग क्या है ना, दुनिया में दुनिया का हीरो बनना चाहते हैं। आप क्यों दुनिया का हीरो बन रहे हैं? अपने माता पिता का हीरो बन जाए, अपने फैमिली को समय दीजिए, अपनी फैमिली का हीरो बन जाइए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं बिज़नेस में भी पूरा वक्त देता हूँ और हेल्थ को देने के लिए भी। जो आदमी खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने हेल्थ के प्रति, खाने के प्रति ध्यान नहीं देता, वो दूसरे के प्रति क्या ईमानदार बनेगा? तो सभी को हेल्थ के प्रति ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने खुद की हेल्थ के लिए ईमानदार नहीं है, उसको पता है कि खराब चीज़ खा रहे हैं, मेरा हेल्थ खराब होना है, वो दूसरे के लिए क्या ही ईमानदार बनेगा? कि पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन फैमिली और हेल्थ वो भी बहुत ज़रूरी है और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कई ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन को देखता हूँ, व्यापारी लोगों को देखता हूँ, मुझे दया आती है। ऐसी ज़िंदगी लोगों ने अपनी बना ली है कि थोड़े पैसों के चक्कर में मतलब ना परिवार को वक्त दे पा रहे हैं, ना अपने शरीर को शरीर समझ रहे हैं। नहीं समझ। अब वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पैसे कमा लूँगा। आप वो जो पैसे कमा लेंगे कुछ दिन में वो डॉक्टर को दे देंगे, फिर आपके पास ना पैसा रहा और ना आपके पास परिवार रहा। तो चीज़ों को मैनेज करें अच्छे से। नहीं मैनेज करेंगे तो लाइफ आपकी बहुत बेकार हो जाएगी, और मैनेज करेंगे तो जन्नत यही मिल जाएगी। जैसे आज के डेट में बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आप मोटिवेशन हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या बोलिएगा वो जो नए युवा है उनको बिहार में बिजनेस करने के क्या फ़ायदे? मेरा ये मानना है कि मैं ये सफल आज हो पाया हूँ तो इस कारण से हो पाया हूँ कि आज मैं लोगों की नीड को समझ पाता हूँ कि एक मैंने गरीब के साथ भी अपना जीवन जिया है, एक अमीर के साथ भी अपना जीवन जिया है। बिहार को आगे बढ़ाना भी ये सब, तो मैंने लोगों को समझा है। जब आप जहाँ के रहते हैं वहाँ के लोगों को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको व्यापार करने के लिए कहीं नहीं है। आप कोई लंदन से पढ़ाई किए हैं और उनको बिहार में व्यापार करने के लिए लाए, तो उनको कस्टमर की क्या समझ होगी कि उनको समझ ये होगी कि यहाँ पे 1 लाख का प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, कोई भी खरीद लेगा।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप बिहार में जन्म लिए हैं तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि यहाँ के कितने का प्रोडक्ट बिकेगा, कैसा प्रोडक्ट लोगों की पसंद है। तो बिहार में मेरा ये मानना है कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है। तो सप्लाई बहुत कम है और अच्छे काम करने वाले लोग कम। जैसे आप कंपेयर करें अलग बड़ी सिटीज़ से, तो बड़ी सिटीज़ में काम करने वाले बहुत ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी के काम करने वाले बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे तो कंपटीशन अभी है ही नहीं, क्योंकि अच्छे काम करने वाले बहुत कम है। तो आज आप जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पे काम करेंगे तो आपके सफल होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। और आप बिहार से हैं तो आपको तो सोने पे सुहागे वाली बात है कि आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन आप जब भी करें तो आजकल क्या है ना, युवाओं को हर चीज़ जल्दी में चाहिए, एक्साइटेड रहते हैं, एकदम से यूनिकॉर्न बनाना है, करोड़पति बनना है, लोगों को दिखा देना है। लोगों को बस क्या है ना कि लोगों को काम करने का मकसद बना लिया कि लोगों को दिखा देना। किसी को दिखाने के लिए काम मत करिए। पहला 4-5 साल मोटिव रखिए कि हमको सीखना है। कोई भी देखिए, व्यापार कोई भी जो बड़ा बनता है वो पैसे से नहीं बड़ा बनता है, व्यापार बड़ा बनता है आपकी समझ से। आज मार्केट में इतने सारे कंपटीशन आ गए हैं, मैं आगे इसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि आप चीज़ों को छोटे से स्टार्ट करें ताकि आप समझ पाएँ। मतलब कम अमाउंट, कम इन्वेस्ट, पहले आप समझे, क्योंकि आपकी सीख ही सबसे बड़ी पूंजी है, एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपका पूंजी लॉस हो सकता है लेकिन आपने जो जीवन में सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो आपको कभी भी इनकैश हो सकता है। जैसे कई ऐसे युवा हैं ना जो 20 लाख 50 लाख लगा देते हैं बिजनेस में और वो डूब जाता है, तो उनको क्या बोलिएगा? मेरा खुद का, जब मैं नया व्यापार में आया था तो मैंने 20-30 लाख रुपए अपना डुबाया है। एक्साइटमेंट में क्या है ना कि लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे लगाएंगे। देखिए, बिजनेस पैसे से नहीं चलता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बिजनेस चलता है एक्सपीरियंस से, कस्टमर की नीड समझने से, आपके बिजनेस की सही एजुकेशन। तो आप पहले एक्सपीरियंस ले, एजुकेटेड हो, और जब आपको लग जाए कि आप इतने परिपूर्ण हो गए हैं कि आपके पास इतनी समझ हो गई है कि चीज़ों को आप अच्छे कर सकते हैं, उसको ट्राई टेस्टेड कर चुके हैं, तब ये फेज आता है कि आपको अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप 100% श्योर है कि हाँ, अब इस काम को हम ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। कई लोगों को भरोसा नहीं होता है ना कि एक बढ़ई का काम करने वाला एक लड़का करोड़पति कैसे बन गया। काम तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है और आजकल के लोगों को काम करने में बड़ा शर्म आता है। जैसे कोई मेरे यहाँ है, उनको कह दो सेल्समैन के गिलास उठा दो, तो उनको बड़ा शर्म आता है ये सब काम करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मेरा आरा मिल था, तो मैं 2 बंदे थे। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2 बंदे थे, तो एक टेलर लकड़ी आता था, तो एक टेलर लकड़ी 100 CFT होता है, और हम लोग 1000-2000 रुपये बचाने के लिए 2 बंदे से मिलके दिन भर में 100 CFT लकड़ी हम लोग, ट्रॉली होता है, खुद से करते थे हम लोग। क्या ट्रॉली पे खुद से 2 बंदे से चढ़ा के उसको हम लोग दिन भर में चीर देते थे, ताकि हमारा 1000-2000 रुपया लेबर कॉस्ट मतलब आप अपने हाथों से काम किए हैं? देखिए, हाथों से काम किए हैं, इसीलिए देखिए मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति जीवन में काम नहीं किया है ना, वो कभी काम करने वालों की कदर नहीं करता। आपने कभी झाड़ू नहीं लगाया ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये शोरूम में पूरे में झाड़ू लगाने में कितना मेहनत लगता है। तो मैं लोगों को दर्द समझ पाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने वो काम खुद से किया है। तो आज मेरे भी जितने भी टीम मेंबर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब ये कैमरामैन है, बेचारे अभी आधे घंटे से ऐसे हाथ होल्ड किया है, तो मेरे को पता है 2 घंटे डंबल उठाने पे कितना मेहनत लगता है। तो मैंने दिन रात मेहनत करके 2-2 हज़ार 5-5 रुपये कमा के फिर मैंने अपनी पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाया, लकड़ी को चीर के। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने पूंजी इकट्ठा करके तब फर्नीचर का काम शुरू किया था। तो कोई भी काम जो है स्टार्टिंग में बहुत त्याग, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत मांगता है। अच्छा, अफजल फर्नीचर का सीक्रेट क्या है जो बाकी कंपनियों से इसको अलग बनाता है, बताना चाहेंगे? देखिए, सीक्रेट वही होता है, मैं हर दिन खुद से ये सवाल करता हूँ, जैसे कि आपको दौड़ना हो तो मैं खुद से ये सवाल करता हूँ कि नॉर्मल आदमी कितना 100 मीटर दौड़ सकता है, तो मैं खुद को कहता हूँ कि मैं 250 मीटर दौड़ सकता हूँ। तो मैं हर दिन खुद से सवाल करता हूँ कि मार्केट के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं से 10 गुना ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा। 10 गुना प्रोडक्ट की वैरायटी कैसे कर सकता हूँ, 10 गुना बढ़िया प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे कर सकता हूँ, 10 गुना ज़्यादा बढ़िया कस्टमर को सर्विस कैसे कर सकता हूँ। मैं मेहनत में बिलीव करता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर दूंगा ना कि कोई मेरे साथ में मेहनत करने में न सके। देखिए, बिहार में बहुत लोग फर्नीचर बेचते हैं, ठीक है, जगह जगह मोड़ फर्नीचर का दुकान है। आप पे लोग इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? कैसे ग्राहक को भरोसा दिलाएं? देखिए, मार्केट में आज जितने भी लोग काम करते हैं
मार्केट में लोग क्या है ना, अब समझदार है। पहले क्या होता था कि टीवी पे कोई हीरोइन आई, बोल दी फलाना साबुन बहुत बढ़िया है, लोग लगाने लगे। लेकिन वो अब ज़माना नहीं है। लोग क्या है ना, अब एजुकेट होते हैं, लोग समझते हैं, बूझते हैं, तब पैसा लगाते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया। मैंने लोगों को सिखाया है कि सामान खरीदने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखें, लोग मार्केट में आपको कैसे ठगते हैं। अच्छा। और जब ये आप करते हैं तो आपको पहले मेक श्योर होना पड़ता है कि आप ये गलती नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वो सीक्रेट, वो सारी चीज़ें जो फर्नीचर इंडस्ट्री का काला सच है, जो कोई नहीं मार्केट में। कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोला कि भैया ये सब आप क्यों बता देते हैं वीडियो में। जैसे मतलब मैंने अगले फर्नीचर जो होते होंगे वो तो भड़क जाते होंगे आप पे। जैसे मैंने आपके साथ एक वीडियो बताया कि ये असली नकली कैसे पहचाने, हाँ। तो नीचे कितने लोगों का कमेंट आया कि भैया ऐसी वीडियो मत बताइए। क्योंकि बहुत लोग क्या है ना कि उनका माइंडसेट ही है कि हम अच्छा रखेंगे तो कस्टमर दाम सुन के भाग जाएगा। देखिए, अच्छी चीज़ों का कंपेरिजन में थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है। तो जो नॉर्मल माइंडसेट के लोग होते हैं उनको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें रखेंगे तो कस्टमर प्राइस सुन के भाग जाएंगे, इसलिए वो मतलब नकली सामान रखते हैं या घटिया सामान रखते हैं। लेकिन मेरा पहले दिन से ही मानसिकता था कि मेरे को एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि मेरे बच्चे भी इस ब्रांड में काम करें और पुश्तों तक ये व्यापार चले। तो उस दिन से मैंने क्या किया कि लोगों को एजुकेट किया कि आप कैसे नहीं ठगाएं। मैं हर दिन ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा सामान बिके, मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि ग्राहक को कैसे एजुकेट करूँ कि मेरे से ना भी ले तो कस्टमर नहीं ठगाए। तो मार्केट से मैंने ये अलग किया। आज जो है ना, बिहार के कस्टमर को जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको मैंने इतना स्मार्ट बना दिया है कि दूसरे दुकान पे जब जाते हैं तो पूछते हैं ये लकड़ी ओरिजिनल है कि नहीं, सिल्ली का है कि नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि डाल की लकड़ी आता है 2000 रुपये, सिल्ली का लकड़ी 500 रुपये आता है। और घिस के भी बताते हैं आप? घिस के ही बताते हैं। प्लाई जो है नॉर्मल 2000 रुपये का एक बेड का आता है, वाटरप्रूफ 6000 का आता है। अब ये सोफे की फैब्रिक की हम उनको बात समझाते हैं कि 500 जीएसएम का ये फैब्रिक लगा है। जीएसएम मतलब क्या होता है कि जीएसएम का मतलब हुआ कि ये मोटाई जिसका कपड़े का अच्छा रहेगा तो इसका कलर जल्दी नहीं जाएगा। तो ये डिटेल में जो मैंने लोगों को सिखाया तो लोग समझे कि जब ये बंदा सिखा रहा है तो होमवर्क करके आया है, क्या बात है, सीख के आया है। मतलब लोग जो हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपना सामान बेचते हैं, आप ग्राहक को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं। और एजुकेट करने के लिए आपको पता है कि पहले कितना खुद को एजुकेट करना पड़ता है, उसके लिए खुद सीखना पड़ता है। सवाल तो इतना आता होगा ग्राहक का कि भाई जी, एकदम से। तो उसके लिए मैंने खुद घंटों लगा के, चाहे वो इंटीरियर का चीज हो, चाहे वो चीज जो मैंने सीखा कि कलर को, जैसे ये सोफे के आप कलर देख लो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। तो लोगों को लगा कि एकदम से ऐसे थोड़ी लग गया है। मार्केट में लोगों का क्या है ना कि वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, पैसा कमाना। उसमें मेरा अंतर ये है कि मैं अब इतने पैसे कमा चुका हूँ कि मेरे कमाना है। मैं इतने पैसे कमा चुका हूँ कि मेरे जीवन अच्छे से चल सकती है। मैं आज काम पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को काम करना अच्छा लगता है। तो मैं काम वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कपड़ा, मैं इसको लगाऊं ही मत। इसीलिए बिहार का नंबर 1 जो कंपनी है अफजल फर्नीचर बन। 25 से 30 हजार हमारे यूजर है, समझिए 25-30 हजार हमारे घरों में लोगों का सामान है। और मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ तो हर चीज़ आजकल क्या है कि पहले का ज़माना नहीं है, हर स्टोर के बाहर जीएसटी नंबर रहता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। लोग आज मजबूर हो गए हैं कि चीज़ों को रेट सही रखे, क्वालिटी सही रखे, क्योंकि उनको पता है कि अफजल फर्नीचर ने ऐसा वीडियो बना दिया है कि लोग अब ठगाने वाले नहीं है, अवेयर हो गए हैं कि घास भूसा का प्लाई रहता है, ये रहता है, तो लोग सीख गए हैं। यही कारण है कि लोग फेथ करते हैं। और फेथ एक दिन में नहीं बनता है। जब आपने सामान खरीदा और आज से पहले मैंने सैकड़ों लोगों को सामान बेचा है, उनको मैंने अगर सर्विस बढ़िया नहीं दिया रहता, उनको परेशान किया रहता, हैरेसमेंट किया रहता, तो वो लोग परेशान होते, तो ये विश्वास वहाँ टूट जाता। लेकिन हम लोगों ने वो विश्वास की कड़ी को बनाए रखा है और ऐसी कड़ी को रखना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पुश्तें भी वो कड़ी को बनाए रखें। अगला सवाल मेरा ये है, ये मेरा सवाल नहीं है, बिहार के बहुत लोगों का सवाल होगा कि पैसा सच में वाकई खुशी दे सकता है जीवन में? देखिए, अगर पैसा खुशी देता है तो दुनिया के अमीर आदमी सुसाइड नहीं करते और उनके परिवार में कलश नहीं होता। पैसा अगर खुशी देता तो इतने जो लोग मरते हैं वो लोग मरते नहीं। पैसा अगर सब कुछ देता तो आज दुनिया में जो बड़े लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। मेरे लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। जीवन में खुशी जो है आपको सही सूझबूझ और सही सीख और सही समझ से ही आता है। सब कुछ चला जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिंदा हूँ काम करने के लिए, फिर से काम करूँगा और उससे बढ़िया अफजल फर्नीचर खड़ा कर दूंगा। क्योंकि उस समय मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, सीख नहीं था, समझ नहीं था। आज मेरे पास पैसा नहीं रहेगा लेकिन सीख रहेगा, समझ रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उससे बढ़िया अफजल फर्नीचर बनाऊंगा। बिहार में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग का प्यार मिलता है आपको। बिहार में अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती है आपको? देखिए, बिहार में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करेंगे तो खुल के
और टकरार भी करेंगे तो खुल के, क्या बात जो करेंगे जम के करेंगे, खुल के करेंगे। और एक बिहारी 100 पे भारी वाला है यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत ओपन हार्ट है और बहुत यहाँ पे कहते हैं ना कि सीधे लोग हैं, जो करेंगे दिल से करेंगे। और ये हम आपको इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम बिहार में, मेरा पूरा आज 32 साल पूरा बचपन गुजर गया है, अच्छा, तो मैंने हर दिन आसपास के लोगों को देखा और ये महसूस किया है। मतलब पूरे बिहारियों को बढ़िया से समझते हैं। देखिए बिल्कुल, और नहीं समझेंगे तो इस दुनिया में आप अच्छा व्यापार कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए। परवेज जी, असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं? देखिए इसका सबसे बड़ा दुश्मन मुझे लगता है प्रोक्रास्टिनेशन है, चीज़ों को टालना है, हर काम को बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। ज्ञान सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। ये सवाल पर्सनली मेरा है कि अगर आपके पास अफजल फर्नीचर नहीं होता या आप इस फील्ड में नहीं आते फर्नीचर की दुनिया में, तो आप क्या करते? देखिए मुझे लगता है कि जो आदमी व्यापार में कुछ अच्छा करते हैं वो क्या होते हैं ना, मेंटली और बॉडी और फिजिकली कुछ अलग होते हैं। हाँ। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि ये व्यापार नहीं करता तो कुछ और करता। मतलब व्यापार ही करते, नौकरी में IAS, IPS, क्योंकि- दरोगा, ये सब में नहीं जाते? क्योंकि अब मेरे को क्या है ना कि हर इंसान की अपनी टाइप होती है, तो मेरा टाइप ही यही है कि अपने को काम करना है, मेहनत करना है। ये करता है या कोई और करता है? बस बिजनेस करता है। बिजनेस करता है जिसमें मेहनत दिन रात हो और मेहनत के बदले रिवॉर्ड अच्छा हो। अच्छा, यानी बिजनेस ही करते, चाहे फर्नीचर या फिर कुछ और। जैसे कभी एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं तो दिमाग, हाँ ये बिजनेस कैसे चल रहा है, ये अरे कितना वाह। प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको हर जगह दिमाग में कुछ ना कुछ ये सब चलते रहता है कि हाँ ये कभी रेस्टोरेंट में गए तो कितना फुटफॉल होगा, क्या होगा, कैसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो बिजनेसमैन आदमी होते हैं ना, वो रुकते नहीं है, बस businessman। वो एक नहीं काम करेंगे कुछ और कर लेंगे, ये नहीं चलेगा कुछ और कर लेंगे। उनका वो बाई बॉर्न नहीं है, वो है कि बस जीवन जब तक जिंदा रहेगा आखिरी समय तक। फर्नीचर के अलावा भी कोई बिजनेस करना है क्या? देखिए फर्नीचर के अलावा ये ऐसी इंडस्ट्री है ना, मेरे को लगता है कि मेरी 2-4 पुश्तें निकल जाएगी इस बिजनेस को, अभी इतना बड़ा चीज़ों को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आज जिस स्टेज, जिस लेवल पे हम लोग करना चाहते हैं वो अभी कर नहीं पाए हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतना बड़ा कुछ किया जा सकता बहुत है। पैसा है क्या इस फील्ड में? देखिए पैसा तो नो डाउट है ही, आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में काम बहुत है, मेहनत बहुत है। तो आपकी पुश्त तो खप जाएगी इसमें काम करते करते। जैसे समय बदलता है ना, तो ग्राहकों की पसंद भी बदलती है, तो कैसे खुद को अपडेट करते हैं? देखिए मैं हमेशा चेक करता हूँ कि ओवरऑल जो है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में क्या बेहतर डिज़ाइन चल रहा है, क्या बेहतर लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है, लेटेस्ट फैब्रिक चल रहा है या लेटेस्ट कलर चल रहा है। अच्छा। और तब मैं कॉपी नहीं करता हूँ, ये नहीं दूसरे लोगों की तरह कि मैंने भी देख लिया उसको कॉपी कर लिया। ये करता हूँ कि इसमें इंडियन फ्लेवर क्या डाल सकता हूँ, और उसके बाद बिहारी फ्लेवर भी डालते हैं और क्या? उसमें फिर बिहारी फ्लेवर क्या डाल सकता हूँ, और उसके बाद चीज़ों को जब ये दोनों मिक्सअप कर देता हूँ ना, तो एक नया चीज़ बन के तैयार हो जाता है। चलिए, आपके साथ जो काम कर रहे हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए आप अफजल फर्नीचर बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय कठिन होता होगा, तो आप लीडर हैं, आप कैसे उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं? देखिए जीवन में कोई भी इंसान जो सफल बना है ना, वो अच्छे समय की वजह से सफल नहीं बना है, वो बुरे समय की वजह से ही सफल बना है। और जब आप जीवन में जीरो से ग्रो किए रहते हैं ना, तो आप विपरीत समय से घबराते नहीं। आपको पता होता है कि जब भी मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब भी विपरीत समय आया तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे जो मैनेजर है मैं उनको बैठाता हूँ, बोलता हूँ कि अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है, देखना इसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो जब जीवन को आप अच्छे से रगड़े रहते हैं ना, तो आप ये प्रॉब्लम और समस्या से नहीं घबराते, और जब आप नहीं घबराते ना तो आपकी टीम भी नहीं घबराती। बिल्कुल। हैरान, परेशान, घबराए जब आप जाते हैं तो सोचिए आपकी टीम की क्या होगी। मान के चलिए कि आपके कभी प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, तो आप ही परेशान हो गए, तो आपके साथ जो टीम मेंबर है तो वो तो 10 गुना ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि लीडर को देख के वो 100 गुना कंपाउंडिंग के साथ उनके पास वो पहुंचता है कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो उनको लगेगा अरे अच्छे कंपनी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्या, शायद मेरा यहाँ पे फ्यूचर अच्छा नहीं है क्या, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं। लोगों का एनर्जी लो हो जाता है, बिल्कुल demotivate बिल्कुल। हो तो जाते हैं। आप क्या है ना कि विपरीत समय से निकल के आप जब उभरे रहते हैं तो आप इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लमों से फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इतने मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप हर बार यही कहते हैं प्रॉब्लम आया है, सॉल्यूशन निकालेंगे और कुछ बड़ा निकल के इसमें से आएगा, और बेहतर करें, और बेहतर निकल के इसमें से आएगा। जैसे बिहार में लोग आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे, अफजल फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, तो आप ईमानदारी और एथिक्स को कितना प्राथमिकता देते हैं? देखिए आपका जो एसेट होता है ना, वो आपका पैसा नहीं होता है, आपका असल एसेट जो होता है वो आपकी नाम और आपकी इमेज होती है। आज अफजल फर्नीचर इतना बड़ा बना है, तो मैंने आप शुरुआत में जब व्यापार स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे,
लेकिन मेरे पे लोगों का भरोसा था, वो भरोसा करेंसी बना। लोगों ने मेरे पे पैसा दिया, लगाया, और आज 16 साल हो गया है। 16 साल में मतलब हज़ारों लोगों ने मेरे साथ काम किया, करोड़ों का काम किया। एक बंदा भी कोई नहीं आके कह सकता है कि परवेज जी ने मेरा 100 रुपया मेरे टाइम से नहीं दिया होगा। 16 साल के इतिहास में ये मेरी रेपुटेशन है। रेपुटेशन सबसे बड़ी करेंसी है। आप ईमानदार रहेंगे तो व्यापार आपका नहीं चलेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमान पड़ना पड़ेगा। कि बड़ा व्यापार, लंबा व्यापार, पुश्तों तक व्यापार वही चलता है जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है। मैं अगर शीशम की बात कर रहा हूँ लकड़ी को, उसकी आम की लकड़ी को दूंगा, कितने दिन व्यापार कर लूँगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 500 GSM की फैब्रिक है और 100 GSM की फैब्रिक हो, तो वो कितने दिन व्यापार चल जाएगा। यहाँ लोगों को कोई सिखाता नहीं, इसलिए हम लोग भी बचपन में थे तो ये सीखते थे कि झूठ बोलना पड़ेगा, तभी जाके व्यापार बड़ा होगा। फर्नीचर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड को अफजल फर्नीचर टक्कर दे रहा है। बिहार के गांव का एक छोटा सा लड़का, कैसे? देखिए, ये जो है ना, कस्टमर कभी भी ब्रांड नहीं खरीदता है। कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर एक बार हो सकता है कि आपका कस्टमर ने अगर 13,000 का सामान खरीदा है, एट द एंड 2 साल के बाद उसको समझ में नहीं आता कि ये हमको 15,000 के लायक प्रोडक्ट दिया है, तो वो आपका कस्टमर लॉयल कस्टमर नहीं बनता। हमने जैसे पहले बताया कि बिहार के साथ रहे, इनके लोगों के साथ रहे, तो बिहार के लोगों की हमने मानसिकता समझी, बिहार के लोगों की नीड समझा, और बिहार के लोगों की पसंद को समझा। और 34,500 के जो सेट लाया मैंने, आज आपको जान के खुशी होगी कि मैं ठहरा बिना पढ़ा लिखा आदमी, उतने मतलब हायर एजुकेशन नहीं लिया। आज इंडिया की बड़ी बड़ी जो फर्नीचर कंपनी है, वो हम लोगों के पैकेज या हम लोगों की जो आइडियाज़ है, उसको आज उनको कॉपी करने पे हम लोगों ने मजबूर कर दिया। आज उनको होर्डिंग लगाना पड़ता है, हमारा सेट इतने से स्टार्ट। तो हम लोगों को देख के ये खुशी होता है कि हम लोगों ने किसी को देख के जो आज सीखा था, आज उन लोगों को भी हम लोगों की आइडियाज़ को कॉपी करना पड़ रहा है या ट्रेंड को फॉलो करना पड़ रहा है। जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तो यही चीज़ है कि मैं ये मानता हूँ कि बहुत हर चीज़ का कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। बहुत बड़े जब स्केल पे आप चले जाते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग चेंज करना, कुछ नया चीज़ें लाना, क्योंकि वहाँ पे ऑनर नहीं होते हैं, तो बहुत जगहों पे आपको परमिशन लेना पड़ता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है। और क्योंकि ये ऑनर डिपेंडेंट शॉप है, यहाँ पे मेरे को ये सोफ़ा पसंद आया, आज बनाओ, कल से पास हो गया और बनने लगा। यही चीज़ें अगर बड़ी कंपनी में होगी तो इसको प्रोडक्शन में आने में 1 साल लगेगा। अच्छा। तो हर चीज़ का बड़ी कंपनी का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो हम लोग उतनी बड़ी कंपनी हज़ारों करोड़ की नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये भी है कि हम लोग कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जल्दी जल्दी ला पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं। बड़े ब्रांड को ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जिस सोफे पे आज बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बुकले फैब्रिक अभी बहुत ही ट्रेंडिंग फैब्रिक है। अभी इंटरनेशनल मार्केट चाहे नेशनल मार्केट में ये फैब्रिक बहुत चल रहा है। आपको बिहार के आज मुजफ्फरपुर जिले में बैठे हैं इस सोफे पे आप, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ब्रांड है उससे बढ़िया प्रोडक्ट उससे कम दाम में लोगों को कैसे दे सकता हूँ, तभी तो मेरा 10 साल के बाद यूजर बनेगा। अफजल फर्नीचर का यूएसपी क्या है? देखिए, यूएसपी हमारे टैगलाइन में ही छिपा है, असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार। लोगों को प्रीमियम फर्नीचर अफोर्डेबल प्राइस पे दिलाना, यही हमारा यूएसपी है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, अफजल फर्नीचर नजर आ जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट अफजल फर्नीचर को कैसे बढ़ाया, कितनी मदद मिली? देखिए, आज जो भी अफजल फर्नीचर जहाँ तक भी पहुँच पाया है, वो डिजिटल मार्केटिंग और जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेट की वजह से ही पहुँच पाया है, लोगों तक हम पहुँच पाए हैं। तो शायद अगर आज के दिन में सोशल मीडिया नहीं होता तो अफजल फर्नीचर भी नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किया था तो इतना पैसा थोड़ी था कि टीवी पे कमर्शियल ऐड करते, शायद होता बट छुपा हुआ होता। अफजल फर्नीचर बन पाया, ब्रांड बन पाया, उसमें पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया की है और आप जैसे क्रिएटर्स की है, जो हम लोगों को सपोर्ट किए, मेहनत किए, और उस वजह से मैं दिल से हमेशा ग्रेटिट्यूड होता है आप लोगों के लिए। जो आज हम बने हैं उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब इंटरनेट बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। आज के समय में इंटरनेट ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो बिजनेस बड़ा और ज़्यादा सेल स्केल हो ही नहीं सकता है। कस्टमर सर्विस और क्वालिटी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, हमारा ह्यूमन का नेचर होता है, जब हम काम करेंगे तो गलतियाँ भी होगी। गलतियों को कम करने का एक ही तरीका है कि उसको स्टेप बाय चेकिंग करें। जैसे कि प्रोडक्शन है हमारा, तो हर प्रोडक्शन के बाद, जैसे लकड़ी का प्रोडक्शन चिराई के बाद गया तो कारपेंट्री में, तो वहाँ पे एक आदमी बैठाया गया है जो उसको चेक करेंगे। कारपेंट्री से फोमिंग में गया तो वहाँ पे चेक करेंगे। फिर वहाँ से कहीं और गया, शोरूम पे आया तो शोरूम पे डिस्पैच से पहले शोरूम के मैनेजर है वो चेक करेंगे। जैसे कस्टमर को सर्विस देना है तो आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के चले गए, तो उसके बाद भी हम लोगों ने उसमें लेयर्स बनाए हैं। जैसे आपको कोई शिकायत है तो आप
पहले लेयर में हमारे जो प्रतिनिधि है वो आपको सेवा देने की कोशिश करेंगे, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। उनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके सीनियर मैनेजर है वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। उनसे भी खुश नहीं होंगे तो उनके सीनियर मैनेजर है वो आपको 100% आपसे मर्जी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको संतुष्ट कर दे, तो पूरा सेटिस्फाइड कर दे। तो ये जब आप लेयर में चीज़ों को कर देते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि एट द एंड, जैसे पहले लेयर में आपने 100 कंप्लेन आया तो उसमें आपने क्या किया कि 80% पहले ही फिल्टर हो गया, वो कस्टमर सॉल्व हो गए। 10 कस्टमर बचे वो उनके सीनियर मैनेजर ने सॉल्व कर दिया। अब उसमें से 1-2 बच गए जो किसी से संतुष्ट नहीं हुए, तो वो कस्टमर को हमारे जो CFO है या हेड मैनेजर है वो उनसे पर्सनली मीटिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो उनके घर पे जाएंगे और उनको जैसे संतुष्ट करना है, रिप्लेस करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम है, अगर जेन्युइन है समझ के उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। कि जितनी बार आप चीज़ों को चेक करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें परफेक्ट होती जाएगी। जैसे अब बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो आपने अभी तक बिहार के कितने युवाओं को रोजगार दिया और आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, मैंने जीवन में लक्ष्य बनाया है कि कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। और अभी लगभग हमको लगता है 400-500 लोग तो हम लोगों को डायरेक्टली काम करते हैं। वैसे इनडायरेक्टली बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आउटसोर्स करते हैं। तो वैसे बात करें तो हज़ारों लोगों को हमने अपनी कंपनी में और हम अपने जानने वाले लोगों की कंपनी में काम दिलवाया है। लेकिन मेरा सपना है कि कम से कम 10,000 लोगों को इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अपनी कंपनी में काम दें। रिस्क लेने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप रिस्क को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, रिस्क को लेकर के आजकल क्या है ना, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे लोगों ने एक अलग परसेप्शन बना दिया है कि रिस्क लेना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन सच ये है कि मैं अपने जीवन में हमेशा ये अप्लाई करता हूँ कि जीवन में कभी रिस्क नहीं लेता हूँ। जीवन में मेरे समझ से रिस्क लेना सबसे बड़ी मूर्खई होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे 100 रुपये है और आपने 1 लाख रुपए का काम कर लिया, अच्छा, तो फिर आपने अपने फ्यूचर, अपने परिवार के फ्यूचर और सारे लोगों का फ्यूचर दाव पे रख के आपने ऐसा काम किया है जो मेरे समझ से मूर्खता भरा है। दुनिया के जितने भी समझदार हो लोग हैं, जिनको मैंने समझा और मैं भी जो फॉलो करता हूँ, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क उतना ही लेते हैं, जैसे मेरे पास 100 रुपये भरा है तो 10 रुपये का काम करना है या 50 रुपये का काम करना है, उतना ही रिस्क लेते हैं जिस काम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये मेरा सिस्टम चल रहा है, 4 शोरूम चल रहा है, नेक्स्ट मेरे को शोरूम खोलना है तो मैं उस शोरूम में उतना ही कैपिटल लगाऊंगा कि कल हो के वो शोरूम बंद भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरा उसके चक्कर में 4 शोरूम और जो चल रहा है वो भी बंद हो जाए। जैसे उनको 5वां शोरूम करना है तो ऐसा करेंगे कि इस सारा कैपिटल सारे को स्ट्रेच करके इतना पैसा लगा दिए कि कल हो के अगर वो बंद हुआ तो आपका ये जो 4 चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी रिस्क मैं नहीं लेता जीवन में, और मैं तो लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। इतना हड़बड़ी क्या है जीवन में कुछ करने की, रिस्क लेने की। जीवन इतना आपको लंबा मिला है ना, आप अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे ना बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन काम करेंगे तब तो। आप तो चाहते हैं रिस्क ले कल करोड़पति बन जाए, तो वो कभी होने को है नहीं। चीज़ों को तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो वही चीज़ है। रिस्क लेने की बात वही लोग करते हैं जिन लोगों के मन में ये है कि हम आज लगाएंगे कल हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा तो कोई प्रोसेस है नहीं। परवेज जी, आज के समय में बहुत नाम कमा लिए, बहुत पैसा कमा लिए, कोई आपका पसंदीदा किताब या कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरित हुए? देखिए, जीवन में मैं या कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है ना, वो किसी एक व्यक्ति और एक परिस्थिति को के कारण कोई सफल नहीं होता है। जीवन में कोई भी सफल होता है तो उसके सफलता में सैकड़ों परिस्थितियां और सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं। किसी एक का नाम कहना दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा। मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बुरे समय पे मेरे साथ खड़े रहे, और बहुत ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। एक दुख का नाम बता दीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारी इस कंपनी में है, हमारे जो स्टाफ मैनेजर साहब है, लालू जी हैं, बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉय है, वो आपको प्रेरणा देते हैं। वो आप हो या हम हो, जीवन में क्या है ना कि हर इंसान कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, थक जाता है, तो ये क्या है, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन गाड़ी की तरह होती है, तो ये चलता रहता है। तो मैं एक ड्राइवर हूँ, कभी कभी ड्राइवर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। क्या कारण है जो छोड़ के नहीं जाते? तो उसका रीज़न ये है कि हम किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं करते कि वो हमारे स्टाफ है, नौकर है, उनके नौकरी की तरह बात करें। स्टाफ छोड़ के नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ मेरा 16 साल काम करने का, 16 साल से मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ। 16 साल में मुश्किल से 2, 4, 5, 10 आदमी ही छोड़ के, जो मतलब लेबर में जो काम करते हैं उनके अलावा जो मतलब मैनेजमेंट में जो लोग हैं, मुश्किल से 2, 4, 5 आदमी ही छोड़ के गए होंगे। मतलब कि जो आता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। उसका रीज़न यही है कि हम लोग जो है कभी भी उनको
भाई की तरह ट्रीट करते हैं। इस वजह से उनको ये लगता है कि ये मेरी दुकान है और वो अपने भाई की दुकान की तरह काम करते हैं कि मेरे जो एम्प्लॉय है उनको सिर्फ सैलरी ना दे, उनके हक का पैसा दे, उनके हक की इज्जत दे। आज हमारे स्टाफ की जो सैलरी आप सुनेंगे तो आपको ताजुब होगा कि इतनी ज़्यादा सैलरी आप कैसे देते हैं। आज जो अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में जो लोगों की सैलरी मिलती है उससे 10 टाइम ज़्यादा हम लोग सैलरी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्टोर के मैनेजर होते हैं उनकी लाखों में सैलरी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये स्टोर को हम नहीं चलाते, वो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत जब करते हैं तो वो सिर्फ सैलरी के हकदार नहीं है। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 10 रुपये का उनका भी हक बनता है उसमें, तो मैं उनको सिर्फ सैलरी नहीं देता हूँ, उनके हक का हकनामा भी देता हूँ कि उनको ये एहसास ना हो कि मालिक खुद कमा के बहुत आगे बढ़ गए और ये खुद कार में चल रहे हैं और मेरे को ये क्या साइकिल से चढ़ा रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो इस स्टोर के मैनेजर हैं थे वो हमसे पहले बैठते थे, जैसे हम लोग काम नहीं चलता था तो वो कहते थे कि हमारी 3 बेटी है, पता नहीं कैसे शादी ब्याह होगा, ज़मीन वमीन बेचना पड़ेगा। अभी मिलते हैं फिर पूछते हैं क्या लालू जी, शादी हो गई अच्छे से? अभी शादी नहीं हुई है। पूछते हैं क्या लालू जी हाल चाल क्या चीज़, अब शादी ब्याह हो जाएगा ना? बोलते हैं हाँ तो अब तो 2-4 दूसरे की भी कर देंगे। तो ये खुशी होता है हम लोग कि हम लोग सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, जिसका जो हक है उनको वो मिलना चाहिए। सिर्फ सैलरी ही नहीं, उसके हक का, तो सैलरी के अलावा भी हम लोग अलग से उनको इंसेंटिव कर देते हैं, उनका जीवन बेहतर बन सके और उनको फील नहीं हो कि मालिक बन गया और हम स्टाफ ही रह गए। देखिए अच्छे मालिक की पहचान भी यही होती है कि उनके साथ कितने पुराने स्टाफ जुड़े हुए, कितने सालों से काम कर रहे स्टाफ जुड़े हुए हैं जी। और हमारे साथ आज भी 40-50 ऐसे स्टाफ है जो 10 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारे इस स्टोर के मैनेजर है लालू जी, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं है, उनकी सैलरी लाखों में है। अब उनसे पढ़े लिखे जो स्टाफ है ना, MBA किए हुए, हमको पता है 30,000 में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको लाखों रुपए सैलरी देता हूँ। तो लोग कई बार कहते हैं कि आप ये तो मूर्खता भरा डिसीजन है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि सैलरी उनको इस बात की नहीं मिल रही है कि उनके अंदर क्या योग्यता है, सैलरी उसकी इस बात की मिल रही है कि उन्होंने कितनी लॉयल्टी के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और कितना भरोसा किया मेरे पे। जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि हम लोग इतने बड़े कंपनी बनेंगे, तब उन्होंने भरोसा किया। तो ये कीमत उनके भरोसे की है, विश्वास की है, पेशेंस की है, मेहनत की है। और जब हम बढ़े हैं तो मैंने तो वादा किया है कि हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेगा। हमारे जब भी कंपनी में आप घूमेंगे तो एक पॉजिटिव सकारात्मक आपको लोगों से मिल के लगेगा और लगेगा खुश नजर आते हैं। तो यही कारण होता है कि उनको पता है कि ये बढ़ेंगे तो हमको कभी पीछे नहीं रहने देंगे। आज हमारे दर्शक को आपके दिल की बात सुनने को मिला, बहुत सवालों के जवाब मिले। जाते जाते अंतिम सवाल ये कि जो बिहार के लोग सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता, उनको क्या बोलिए? जिनको लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है तो उनको बस इतना ही हम कहेंगे कि आप मेरे YouTube पे जाइए और मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए, फिर चौथा वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिए। फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार में क्या हो सकता है और बिना पैसे के मेहनत के दम पे क्या हो सकता है। बिहार में मेहनत करके बिजनेसमैन करोड़पति बन सकता है। देखिए पैसे तो बहुत छोटी चीज़ है, उससे भी ऊपर की चीज़ें आप कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए सिर्फ पैसा कमाना होता तो आज हमारे पास सैकड़ों फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी पड़ी रहती है, डेली कॉल आता है भैया मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए, 100 फ्रेंचाइजी बेचूंगा, 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसका माल बिके या न बिके मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो 100 करोड़ आ गया ना अकाउंट में। बट पैसा कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर उसका नहीं बिका तो उसका दिल दुखेगा और किसी का दिल दुखा हुआ पैसा मेरे को नहीं चाहिए। तो सिर्फ पैसे के लिए तो इंसान काम नहीं करता है ना। बिहार में जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और बिहार में अभी जो है मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में बिहार में बिजनेस का एक नया रूप आप देखेंगे और बिहार में जो है बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली है जो मुझे महसूस होता है। और बिल्कुल 10 साल के बाद आपको उद्योग के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्र में आपको एकदम नया बिहार दिखेगा। इसका रीज़न भी है, आज से पहले युवा इतना ट्रैवल नहीं करते थे, इतना उनको सोशल मीडिया सारी चीज़ों का ये सारा नॉलेज नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाले बिहार के लोग हैं। तो आज के ये जो कंज्यूमर है, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये बदलता हुआ बिहार बनाएंगे। बदलता हुआ बिहार में परवेज जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों ये क्रांति लाए हैं फर्नीचर की दुनिया में। आज इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और वो सवाल मेरा नहीं था, वो सवाल आप लोगों का था। दोस्तों देश दुनिया में नाम कमा रहे परवेज जी अफजल फर्नीचर के मालिक
और आज हमने इनका इंटरव्यू लिया, बहुत सारे सवाल किए, आप भी इनके सवालों के जवाब से बहुत सेटिस्फाइड हुए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपके पास भी इनके लिए कुछ सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।